हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक और आप सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही है। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो सीरीज। आज के वीडियो में हमारा जो पेपर 2 है विच इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, जिसे आप लॉ कहते हैं, वो लॉ के पेपर में आपको कौन सी चीजें ध्यान रखनी है और जो 3 आवर्स में आपको पेपर प्रेजेंट करना है तभी कौन सी पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स है ताकि आप ऑल इंडिया रैंक ला सको और लॉ में एग्जामिशन स्कोर कर सको। ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहना। एंड में मैं आपको आपका जो पेपर फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो भी कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं वो भी बताने वाला हूं, तो स्टे टिल द एंड। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है देन डू हिट द लाइक बटन। चलिए लेट्स स्टार्ट। पेपर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में कौन सी चीजें याद रखनी है, तो फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड द रीजन एंड लॉजिक बिहाइंड ईच प्रोविजन, दिस विल हेल्प यू रिटेन इट बेटर। लॉ में क्या होता है, बहुत सारे सेक्शंस है, बहुत सारे प्रोविजंस है, तो लॉजिकली समझो कि भाई ये प्रोविजन आया क्यों, गवर्नमेंट ने ये लॉ इंट्रोड्यूस क्यों किया। अगर आप लॉजिकली सारे प्रोविजन समझते हो तो आपको याद रखने में और रिटेन करने में अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, लैंग्वेज ऑफ द प्रोविजन इज इंपॉर्टेंट, सो ट्राई एंड बाय हार्ट एज मच एज पॉसिबल। जितना आप ज्यादा लॉ को और प्रोविजन को रीड करोगे उतना आपको वो लॉ की लैंग्वेज याद रहेगी, और एग्जाम में लॉ के पेपर में वो लैंग्वेज लिखना जरूरी है। बाकी थियरीज में आप क्या कर सकते हो, अपने वर्ड्स में आंसर्स दे सकते हो, बट लॉ एक ऐसा पेपर है जहां पर आपको लॉ की थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। इसलिए जो प्रोविजंस है, डायरेक्टर्स के प्रोविजन है, कॉर्पोरेट लॉ के प्रोविजंस है, तो वो प्रोविजंस हो सके उतना ज्यादा रीड करो। आप जितना रीड करोगे ना उतना वो चीजें हैं, वो जो लैंग्वेज है वो आपके दिमाग में रजिस्टर होती जाएगी। Revision is the only way out. Watching revision video is good, but that does not mean your revision is done. You have to sit with the book yourself and self study. रिवीजन वीडियोस आजकल यूट्यूब पे भर भर के अवेलेबल है। सारे फैकल्टीज ने एकदम अच्छे इंटेंशन से रिवीजन वीडियोस डाले हैं कि आपको हेल्प हो सके, बट बेटा रिवीजन वीडियोस से कॉन्सेप्ट समझ लो, रिवाइज भी कर लो। बट आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई रिवीजन वीडियो मैंने देख लिया इसलिए मेरा रिवीजन हो गया, तो दैट इज रॉन्ग मेंटालिटी। रिवीजन वीडियो से एग्जाम में चीजें इतनी रिकलेक्ट नहीं होती है, इसलिए एग्जाम के लास्ट डेज में तो रिवीजन वीडियो नहीं देखना है, बिकॉज रिवीजन वीडियो में वो फैकल्टी अपनी जान डाल के आपको समझा रहा है तो उसका रिवीजन हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। आप तो सिर्फ कॉन्सेप्ट सुन रहे हो, आपको लग रहा है मेरे को आता है, मेरे को याद रहता है, बट व्हेन यू राइट इट तभी आपको पता चला कि अरे ऐसा कुछ याद था, बट क्या याद है वो याद नहीं आएगा। जब तक आप बुक लेके सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तब तक चीजें दिमाग में रिटेन नहीं होती है। देखने से पता चलता है कि ऐसा कुछ है, बट वो रिटेन करने के लिए तो आपको बुक लेके खुद ही बैठना होगा। इसलिए फैकल्टीज भी कहते हैं कि हमारे रिवीजन वीडियोस यूज करो, वो एक आपके लिए हेल्पिंग एड है। बट अगर आपको एग्जामिनेशन स्कोर करना है, अगर आपको चीजें रिटेन करनी है तो खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, उसके अलावा आपको याद नहीं रहने वाला है। इसीलिए रिवीजन वीडियो देखो वांदा नहीं है, बट खुद से लेके सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, एटलीस्ट 3 रिविजन्स एंड 1 फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द एग्जाम। एग्जाम से पहले इंश्योर करो कि आपके 3 प्रॉपर रिविजन्स होते हैं और एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सीरीज लिखना ही है। मैंने हर एक वीडियो में आपको कहा है कि अगर आप एग्जाम में जाकर सीधा फर्स्ट टाइम पेपर लिख रहे हो देन यू आर बाउंड टू पैनिक अ बिट। आपको वो पेपर कंप्लीट होने में डिफिकल्टी रहेगी, सारी चीजें रिकलेक्ट करने में डिफिकल्टी रहेगी, बट घर पे आपने एक बार वो एग्जाम वाला माहौल एक्सपीरियंस कर लिया है तो एग्जाम में जब आप जाते हो तभी आपके 15 से 20 मार्क ज्यादा 100% आएंगे आपके सारे 6 पेपर मिला के। इसलिए घर पे एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सीरीज देना अति आवश्यक है, देन वेरी नेसेसरी। ओके, चलो। फोकस मोर ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको भी पता है कि ये एक कैटेगरी के हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने ही वाले हैं, तो उसमें आप सबसे ज्यादा फोकस करो, उन्हें हो सके उतना ज्यादा रिवाइज करो। इससे क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम क्लियर रहेगा और उसके क्वेश्चंस एग्जाम में आने ही वाले हैं तो वो आप अच्छे से लिख लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप हो जाएगा और जो 40 वाला लाइन है वो आप निकल जाओगे, यानी 40 से ज्यादा तो आपको इजिली आ जाएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू क्वेश्चंस एज सून एज यू कंप्लीट अ चैप्टर। चैप्टर पढ़ लिया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई, प्रोविजन पता चल गया, अभी क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चंस जितने आप सॉल्व करोगे उतना आपको पता चलेगा कि भाई लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, पूछा कैसे जाता है और अप्लाई कैसे करना है लॉ या प्रोविजन। इसलिए क्वेश्चंस भी करना उतना ही जरूरी है।
Don't waste time in solving all the MCQs from various resources. Just solve MCQs of ICI module, MTP and RTP. Rather spend timing in revising the provision as you will be able to solve MCQs easily. आपको टेलीग्राम वगैरह पे बहुत सारे ऐसे कंपाइलर्स मिल जाएंगे जहाँ पे 500 MCQ है, 1000 MCQ है, 2000 MCQ है. बेटा आप 2000 MCQs करके भी जाओगे ना तो एग्जाम में तो कुछ अलग ही आने वाला है. इससे अच्छा क्या है, आईसीआई मॉड्यूल के और आरटीपी एमटीपी के एमसीक्यूज करो तो आपको पता चलेगा कि भाई एमसीक्यूज कैसे पूछे जाते हैं. उसके बाद जो आपका टाइम है वो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने में डालो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी गेन करने में डालो. तो इससे क्या होगा, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज किए हैं तो कोई भी एमसीक्यू वो लोग पूछे वो आप अच्छे से अप्लाई करके उसमें एग्जाम में मार्क्स स्कोर कर पाओगे. ठीक है. नेक्स्ट, इफ यू कैन रिमेंबर सेक्शन नंबर्स देन एक्सीलेंट, बट इफ यू डोंट देन डोंट वरी एट ऑल. दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन नंबर्स जस्ट हेल्प यू रिकॉल प्रोविजन बेटर. देखो सेक्शन नंबर याद रहते हैं और एग्जाम में अगर आप सेक्शन नंबर्स लिखते हो तो नथिंग लाइक दैट बेटा, फैंटास्टिक, आपको एकदम अच्छे मार्क्स मिलेंगे. बट कई बार होता है कि सारे सेक्शन नंबर्स याद नहीं रहते हैं, तो ठीक है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. प्रोविजन याद है ना तो मार्क्स मिलेंगे. अगर आप गलत सेक्शन नंबर कोट करके आते हो तो मार्क्स कट हो गए. उससे अच्छा अगर आप श्योर हो और सेक्शन नंबर याद है तो नथिंग लाइक दैट बेटा, ट्राई करनी है बाय हार्ट करने की. बट अगर नहीं होते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं. Next, fees and penalties are usually asked in the MCQ, so try and remember them as much as possible. कई बार फीस पेनल्टीज ये सारी चीजें पूछते हैं. अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, भर भर के पेनल्टीज है और फीस है लॉ में, बट जितनी हो सके उतनी याद कर लो, इंपॉर्टेंट वाली याद कर लो. अगर हमारे नसीब अच्छे हैं और उसी में से पूछ लिया तो वेल एंड गुड. अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पूछा तो तभी देख लेंगे, बट हो सके उतनी फीस एंड पेनल्टीज याद रखनी पड़ेगी. इसमें हम कुछ भी कर सकते नहीं है. लास्ट, forgetting things, not recollecting things is very normal, so don't worry, it happens with everyone. Again go read and revise. ऑल इंडिया रैंक 1 भी जो है वो भी भूलता है. मैं ऑल इंडिया रैंक 37 हूं, मुझे भी कॉन्सेप्ट्स याद नहीं रहते थे. आप अभी एग्जाम देने वाले हो, आप भी चीजें भूलने वाले हो. ये सबके साथ होता है. अगर आप ह्यूमन बीइंग हो तो आप चीजें भूलने वाले हो, ये एक्सेप्ट कर लो. सारी चीजें रजिस्टर नहीं होती है बेटा, धीरे धीरे होती है. इसलिए चीजें भूलना बहुत नॉर्मल है, चीजें याद नहीं आना बहुत नॉर्मल है. पढ़ाई करने के बाद भी कॉन्सेप्ट्स याद नहीं रहना ये बहुत नॉर्मल है, सबके साथ होता है. इसलिए टेंशन नहीं लेना है. हमें क्या करना है, ठीक है भाई याद नहीं है, वापस जाओ, वापस पढ़ाई करो, वापस रिवाइज करो, फिर जाके अप्लाई करो. वापस जाओ, वापस पढ़ाई करो, वापस रिवाइज करो, फिर जाके अप्लाई करो. 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करोगे तो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी. इसीलिए भूलना नॉर्मल है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. भूल जाते हो इसलिए सब्जेक्ट छोड़ देना, क्विट कर देना, छोड़ देना, दैट इज रॉन्ग. छोड़ना नहीं है, क्विट नहीं करना है, रख नहीं देना है, मेहनत करती रहनी है, रिवाइज करते रहना है, तो आप जरूर आपके जो एग्जाम है उस पर निकल जाओगे. ठीक है. चलो अभी आ जाते हैं कुछ पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स पे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल राइटिंग योर 3 आवर्स ऑफ पेपर. फर्स्ट, ये जो मैंने आपको कहा हर एक पेपर में पहले 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रीड कर लो और जो भी 5 बेस्ट क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने वाले हैं वो सिलेक्ट कर लो और जो भी क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से आता है उससे आपको पेपर स्टार्ट करना है. राइट मेन हेड पॉइंट्स एज पर आईसीआई एंड अंडरलाइन देम. यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, हेड पॉइंट्स है, क्राइटेरियाज वगैरह कुछ है तो उसे अच्छे से अंडरलाइन कर लो. इससे क्या होता है, एक अच्छी इंप्रेशन पड़ती है और जो पेपर चेकर है उसके लिए चीजें इजी हो जाती है. आंसर शुड बी इन 4 पार्ट्स. यूजुअली लॉ में आपके जो फैकल्टी उन्होंने आपको बताया रहेगा, बट मैं भी आपको बता देता हूं, आपके जो आंसर है वो 4 पार्ट्स में होने चाहिए. फर्स्ट इज फैक्ट्स ऑफ द केस. आपको जो क्वेश्चन पूछा है, केस पूछा है, उसके फैक्ट्स लिख लो. दूसरा है प्रोविजन. भाई इसमें मुझे कौन सा सेक्शन नंबर अप्लाई करना है, कौन सा प्रोविजन अप्लाई करना है, तो प्रोविजन लिख लो. भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स को ये हमें ट्रीट करना है. नेक्स्ट, फिर आपको लिखना है एनालिसिस. भाई क्वेश्चन में जो दिया है और मेरा जो प्रोविजन है उसे आपको लिंक करना है, एनालिसिस करना है, डिस्क्रिप्टिव वे में पूरा समझाना है. एंड लास्ट है कंक्लूजन. लॉ में ये कंक्लूजन का 1 मार्क होता है. अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखते हो तो आपका 1 मार्क कट हो जाएगा. इसीलिए लॉ में कंक्लूजन लिखना ही है. लास्ट एक कंक्लूजन दे दो, देयरफॉर मिस्टर ए कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर एज ही इज डिस्क्वालिफाइड. बस उतना लिख लो एज पर दिस सेक्शन. एक लाइन में सिर्फ समराइज कर दो कि भाई ये जो आपने केस स्टडी दिया था उसमें ये प्रोविजन मैंने अप्लाई किया, वो हिसाब से ये बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता क्योंकि वो डिस्क्वालिफाइड है. डन. कंक्लूजन लिख लिया आपने तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा. इसलिए आपका जो क्वेश्चन है लॉ का वो 4 पार्ट्स में प्रेजेंटेड होना चाहिए. फैक्ट्स ऑफ द केस, प्रोविजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन. लास्ट
कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको कहा, इफ यू डोंट राइट 1 और 2 लाइन एज अ कंक्लूजन सेपरेटली देन देयर आर चांसेस दैट यू विल श्योरली लूज 1 मार्क, इसलिए कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, कोट सेक्शन नंबर्स ओनली इफ यू नो, दे विल डिडक्ट मार्क्स इफ यू कोट रॉन्ग सेक्शन नंबर, गलत सेक्शन नंबर लिखा है तो मार्क्स कटेंगे, इसलिए नहीं आता है 100% श्योर नहीं हो तो मत लिखना, आता है लिखते हो, नथिंग लाइक दैट, बट नहीं आता है तो गलत सेक्शन नंबर कोट करके मत आना एग्जाम में। नेक्स्ट, मेक योर आंसर इजी टू रीड फॉर द पेपर चेकर, राइट इट इन नीट मेन एंड अंडरलाइन पॉइंट्स। देखो लॉ का पेपर है ना, तो अच्छे से ऐसे पॉइंटर्स में, पैराग्राफ में और एकदम ऐसे प्रॉपरली नीटली प्रेजेंट करोगे भी, जो बंदा पढ़ रहा है उसे मजा आना चाहिए। ऐसा घुड़ घुड़ के आपने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख लिए, वो बंदा पढ़ेगा ही नहीं, इसकी वजह से मार्क्स कट हो जाएंगे। नो डाउट वो चेक कर रहे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा उसे, बट उसे एकदम अच्छे से परोसो ना, एकदम अच्छे से इस एग्जाम में लिख के परोस के भी उसे पढ़ने में मजा आ जाएगा कि भाई क्या लिखा है इसने। एकदम अच्छे से पॉइंटर फॉर्म में लिखो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसे अंडरलाइन कर दो, आपका जो कंक्लूजन है उसे बॉक्स कर दो, ऐसी चीजें करोगे तो उससे क्या होगा, उसके लिए भी ईजी हो जाएगा और आपको मार्क्स अच्छे से ज्यादा मिल जाएंगे। नेक्स्ट, राइट क्वेश्चन नंबर एंड सब क्वेश्चन नंबर वेरी क्लियरली, जैसे मैंने आपको कहा चेक कर लेना भाई ये क्वेश्चन 6 का ए है, क्वेश्चन 6 का बी है, थोड़ी जगह छोड़ना हर एक क्वेश्चन के ऊपर नीचे, तो आप इससे क्या होगा, आपका पेपर जो है वो नीट दिखेगा। प्रेजेंटेशन शुड बी नीट एंड स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन ऑन द न्यू पेज, ये भी मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट में कहा कि हर एक क्वेश्चन जो है मेन क्वेश्चन नंबर वो नए पेज से स्टार्ट करना है। यू नीड टू बी फास्ट फ्रॉम द स्टार्ट बिकॉज योर पेपर विल बी लेंदी, लॉ का पेपर लेंदी ही आता है, इसलिए पहले से फास्ट रहना सो दैट आप पेपर कंप्लीट कर सको। ट्राई कंप्लीटिंग योर एमसीक्यूज इन मैक्सिमम 35 to 40 मिनट्स, एमसीक्यूज में इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। एमसीक्यू लेंदी आ सकते हैं, एमसीक्यूज कंफ्यूजिंग आ सकते हैं, तो पेपर खत्म, मतलब आपका जो थियरी पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट, वो खत्म हो जाए फिर वापस एमसीक्यू पे आना, बट एमसीक्यू में 1-1.5 घंटा वेस्ट मत कर देना, क्योंकि 30 मार्क्स ही एमसीक्यूज के, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, इसीलिए इंश्योर करना कि आप प्रॉपरली टाइम मैनेज करो, टाइम डिस्ट्रीब्यूट करो और अननेसेसरली डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे अटके रहना नहीं है। लास्ट, इफ यू आर स्टक इन बिटवीन डोंट वेट फॉर टू लॉन्ग, वहां जगह छोड़ दो, आगे बढ़ो, पेपर कंप्लीट करो, फिर जाके जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने छोड़ा है वापस आना है। ठीक है, क्लियर, सिंपल, इजी। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि आई वांट टू स्कोर 75+ इन लॉ। पॉसिबल है, स्टूडेंट्स को आते हैं, और अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, सोच के जाते हो, लिख के जाते हो, तो आपको जरूर 75+ आने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिख के जाना आई वांट टू स्कोर 75+ इन लॉ। एंड अगर आपको पेपर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अच्छे से पढ़ना है, देन आई हैव कम अप विद अ 160 पेजेस कॉन्सेप्ट बुक फॉर यू ऑल, जिसके अंदर मैंने पेपर 4 कॉस्टिंग के आपके जो 15 चैप्टर्स है वो सारे 160 पेजेस में सिर्फ समराइज कर दिए हैं। एंड क्वेश्चन आंसर बुक में मैंने 500+ पास्ट पेपर एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चंस जो आईसीआई मॉड्यूल के वो सारे कंपाइल कर दिए हैं। तो कॉस्टिंग के लिए आपके लिए 160 पेजेस की कॉन्सेप्ट बुक एंड 500+ क्वेश्चंस की क्वेश्चन आंसर बुक की कंपाइलर, ये दो चीजें आपके पास है, तो देन यू आर डन विद पेपर 4 कॉस्टिंग। आप अच्छे से आपकी प्रिपरेशन कर पाओगे। और अगर आपको रेगुलर बैच ज्वाइन करना है तो 160 आवर्स में हम एकदम अच्छे से क्लास में सारे कॉन्सेप्ट डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम क्लास में करने वाले हैं, रेगुलर टेस्ट रहेगा, डाउट सपोर्ट रहेगा, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो इफ यू वांट टू परचेस माय बुक और ज्वाइन माय रेगुलर बैच देन विजिट माय वेबसाइट www.camananpujara.com। अगर आपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन। आप मुझे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ये जो सारी स्ट्रैटेजी शीट्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूं प्रैक्टिस के लिए, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। और कमेंट सेक्शन में ये लॉ पेपर के लिए लिख के जाना आई वांट टू स्कोर 75+ इन कॉर्पोरेट लॉ, लिख के जाना, आपको जरूर आने वाला है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है। अगर ये यूजफुल रहा है तो अपने सारे दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर करना, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर करना, बिकॉज यू ऑल कैन हेल्प मी टू रीच मैक्सिमम स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।